हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ने से पहले हम ये ध्यान देंगे कि इसको बनाया कौन था। इससे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको बनने में टोटल समय लगे थे 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में समय लग गया था। अब बात यह है कि इसको बनाया कौन था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करने का जो आइडिया था, सबसे पहले वह दिया गया था एम एन रॉय की तरफ से 1934 में, और ये स्वराज पार्टी के थे। ठीक है, 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ये आइडिया दी थी कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। उसके लिए एम एन रॉय का सबसे पहले आइडिया आया था 1934 में, और ये स्वराज पार्टी के थे। ये याद रखिएगा 1934 में। ठीक है, फिर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन हुआ था। तो वो इलेक्शन कब हुआ था? तो वो इलेक्शन हुआ था 1946 में। इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इन 1946। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो तो इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट किए जाएंगे ना। कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहेगा जो कि फ्रेम करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसके लिए जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1946 में। अब इलेक्शन होने के बाद पहला सेशन कब हुआ था असेंबली का? तो फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। तो 94 में पहले 1934 में पहले आइडिया आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए। उसके बाद उसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए 1946 में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन होने के बाद जब कमेटी बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी, तो पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। उस वक्त इसको प्रिसाइड किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो एक टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब सेशन हुआ था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट। तो 11 तारीख को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया था प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करती है? 22 कमेटी बनाती है, जिसमें से एक होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और इनके लीगल एडवाइजर कौन थे उस टाइम? तो वो थे बी एन राव। बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज ए लीगल एडवाइजर। उसके बाद है ड्राफ्टिंग कमेटी वाज मेड फॉर 141 डेज। 141 दिन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया था 25 नवंबर 1949 में। ठीक है, फॉर अप्रूवल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 25 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, और 25 नवंबर को ये जवाहरलाल नेहरू को हैंड ओवर कर दिए थे फॉर अप्रूवल। और 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। यह दिन क्यों चुना गया था? इस दिन को 26 जनवरी 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। तो उस दिवस को मनाने के लिए, लाहौर सेशन को मनाने के लिए 26 जनवरी का डेट चुना गया था। तो 26 जनवरी 1950 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था बन के तैयार हो चुका था, और उसको फोर्स में लाया गया था। बन के तैयार तो हो गया था 25 नवंबर 1949 को, हैंड ओवर हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, और ये फोर्स में आया था 20 नवंबर 1950 में। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस वक्त उसमें थे 395 आर्टिकल, जो कि अब 470 के अप्रॉक्स हो गए हैं। उस टाइम था 22 पार्ट, अब ये 25 पार्ट है। उस टाइम थे 8 शेड्यूल, अब ये हो गए हैं टोटल 12 शेड्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं हम सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सबसे पहला जो रटा हुआ होता है सबको, वो है इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि बस इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, बाकी किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ इट इज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। अब इसमें क्या है कि रिटन का मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ मुँह जवानी है। तो मुँह जवानी कुछ नहीं होता, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुँह जवानी नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये कोडिफाइड होता है, सिर्फ
जो हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको रटना नहीं है एक एक चीज़ को, समझिएगा। समझेंगे तो क्या होगा कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को आंसर करने में आसानी होगी। तो चीज़ों को थोड़ा समझ समझ के याद रखिए, बस रट मत लीजिए कि लेंदियस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, बाई कैमरल है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सब नहीं। अब थोड़ा समझ के याद कीजिएगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड है, यानी कि सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है उसको। हमको पता है कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में या कौन से शेड्यूल में क्या चीज़ दिया हुआ है। शेड्यूल ये है, पार्ट ये है, और कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ है अच्छे से मेंशन किया हुआ है। इस शेड्यूल में ये पार्ट है, इसमें याला कॉन्स्टिट्यूशन याला आर्टिकल मेंशन किया हुआ है। लेकिन वही अनरिटन का मतलब ये होता है कि हैव नॉट बीन कोडिफाइड और सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। जैसे कि उत्तराखंड बोल रहा हूँ, यूके का और न्यूजीलैंड का, इनके यहाँ कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना ही हर चीज़ कोडिफाइड किया हुआ है, वो बस लिखा हुआ है कि ये चीज़ होता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से जुडिशरी इंटरप्रेटेट करती है उसको। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हर चीज़ कोडिफाइड किया हुआ है, अच्छे से कोडिंग के हिसाब से रखा गया है कि मतलब हाँ, इस पार्ट में इस आर्टिकल के नंबर, ये आर्टिकल है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक। ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन में क्या होता है, सुप्रीमेसी यहाँ पे पार्लियामेंट को दी जाती है कि जो पार्लियामेंट कहेगा वही होगा। मतलब कि अगर पार्लियामेंट कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव आना चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वहाँ के पार्लियामेंट सर्वोपरि होती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सर्वोपरि माना जाता है, पार्लियामेंट उसके अधीन है, ठीक है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, पार्लियामेंट पे नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिटन है और कोडिफाइड है, लेंथीएस्ट है, ठीक। ये फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये है कि इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चला रहा है। यानी कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम के, दो टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो ये जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और यहीं अगर इसकी बात करें तो ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक होता है नॉमिनल हेड, सबको पता है, एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, नॉमिनल हेड किसको कहते हैं? तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। वहीं हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पीएम, हमारे यहाँ पीएम जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, वो रियल हेड होते हैं ना। जहाँ भी जाना होता है प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जो भी पब्लिक अनाउंस करना होता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट के हेड है, यानी कि कंट्री के, यहाँ पे स्टेट कंट्री को कहा जा रहा है। तो दो टाइप के हेड होते हैं, एक होते हैं हेड ऑफ स्टेट जो कि नॉमिनल होते हैं, एक होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि रियल हेड होते हैं। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉमिनल हेड कौन है? वो है प्रेसिडेंट, और यूके में है क्राउन। वहीं अगर हम रियल हेड की बात करें तो हमारे रियल हेड कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही यूके में भी रियल हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, अगर कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलती है, जैसे कि यूएसए हो गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे हेड होते हैं। तो उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट दोनों सेम होते हैं। इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग पावर हैंडल करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर मस्ट बी द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वही लोग लेजिस्लेचर होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कांट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, लेजिस्लेचर अलग होते हैं। अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया है तो एग्जीक्यूटिव चाहेगा तो उसको पास नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। तो जो लॉ बन जाता है एक बार, उसको एग्जीक्यूटिव पास करवा देते हैं। तो इसलिए कहा गया है हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म पे चलता है। तीसरा है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसमें दो पार्ट है, सेंटेंस में दो मीनिंग है। पहला है फेडरल सिस्टम, जिसको सबको पता है फेडरल सिस्टम में दो होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। उसके बाद लिखा है विथ यूनिटरी बायस, यानी कि इंडिया की बात कर रहा है। अभी कैसे कह रहा है आपको समझाता हूँ। अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला एक होता है यूनिटरी, एक होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम सबको मालूम है, इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। वही जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो पावर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है सेंटर के पास, जिसमें जो सेंटर होता है वो स्ट्रांग होता है। बाकी स्टेट के पास इतने पावर नहीं होते। जैसे चाइना की बात कर लीजिए, वहाँ का सेंटर बहुत स्ट्रांग है। फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इनका सेंटर इतना स्ट्रांग है कि पावर स्टेट के पास कोई पावर नहीं होता। स्टेट अपना जो पावर है वो सेंटर के हाथ में रखती है और सबको सेंटर चलाता है। उसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, जहाँ सेंटर के पास सारा अधिकार है। वहीं अगर हम फेडरल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेंटर का अपना अलग पावर होता है
और स्टेट का अपना अलग पावर था। जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो स्टेट्स होते हैं ना वो कभी भी सेंटर को आंख दिखा देते हैं। यूएसए में हर स्टेट का अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अलग एक झंडा है, आप यहाँ देख भी सकते हैं फिगर में, ठीक है। लेकिन हम इंडिया की बात करें, यहाँ एक और सेंटेंस क्या लिखा था, यूनिटरी विथ यूनिटरी बायस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक रियल जो फेडरल होता है ना, रियल फेडरल, उसमें क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि हमारे पास है, हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भी काम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे होता है, ठीक। दूसरा क्या करा है, डिवीजन ऑफ पावर, तो हमारे यहाँ डिवीजन पावर है। 7 शेड्यूल कहता है कि हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, सब लोग अपना अपना अलग अलग पावर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट भी किसी लॉ के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर कानून बना रहा है और यूनियन भी बना रहा है तो उसमें यूनियन का लॉ माना जाएगा, स्टेट का लॉ नहीं माना जाएगा। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक। ये सब जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है ये एक रियल फेडरेशन का फीचर्स हैं जिसको इंडिया फुलफिल करता है अच्छे से, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ भी है और चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन मानता है और वही सुप्रीमेसी होती है हमारे यहाँ। डिवीजन ऑफ पावर भी है क्योंकि हमारे स्टेट के पास भी अपने पावर हैं, सेंटर के पास भी अपने पावर हैं। बाई कैमरा लेजिस्लेचर, हमारे पास 2 हाउस हैं, चाहे वो स्टेट की बात करें चाहे सेंटर की बात करें। कुछ कुछ स्टेट्स में 2 हाउस हैं और सेंटर में तो हमारे 2 हाउस है ही, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारा जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट से अलग है, ठीक। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये राइट दिया है जुडिशरी को कि आप पार्लियामेंट से अलग हैं, पार्लियामेंट कभी भी चढ़ नहीं सकता हमारे जुडिशरी के ऊपर, हमारे कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन कोर्ट्स कभी भी चढ़ सकती है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को कोर्ट अपने कटघरे में खड़ा कर सकता है लेकिन कभी भी गवर्नमेंट कोर्ट को अपने कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती है। तो ये एक ट्रू फेडरल के फीचर्स होते हैं जिसको इंडिया अच्छी तरह से फुलफिल कर रहा है सारे फीचर्स को, इसलिए हम कहते हैं इंडिया एक ट्रू फेडरल है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इंडिया जो है एक यूनिटरी बायस है। क्यों है, क्योंकि स्टेट के पास एक अपना पावर दिया गया, उनके पास एक पावर है, यानी कि हम फेडरल तो हैं लेकिन यूनिटरी बायस क्यों है, क्योंकि वो जो पावर है उसके पास वह पावर कुछ लिमिटेड तक ही है, कुछ लिमिट है उस पावर के। स्टेट के पास इतना अपना पावर नहीं है कि वो चाहे तो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, अपना अलग झंडा बना ले या इंडिया से वो बाहर हो जाए, कुछ भी करने की उसके अंदर पावर नहीं। जैसे भी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे केजरीवाल सिंगापुर जाने वाले थे, वो एक स्टेट के सीएम है, स्टेट नहीं यूनियन टेरेटरी के सीएम है, लेकिन वो नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उनको सेंटर से मंजूरी नहीं मिली। तो इतना पावर रखता है हमारा सेंटर कि हर स्टेट को कंट्रोल कर सके, लेकिन स्टेट के पास भी अपने एक पावर है, यानी कि हम फेडरल तो दिखा रहे हैं कि हम फेडरल भी हैं लेकिन साथ में हमारा जो सेंटर है यूनिटरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम कहते हैं फेडरल विथ यूनिटरी बायस, यानी कि हमारा झुकाव जो है वो सेंटर की तरफ है, लेकिन हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं इंडिया क्या है, इंडिया एक क्वासी फेडरल है, रियल फेडरल नहीं है इंडिया, इंडिया बस एक क्वासी फेडरल है, ठीक है। ये भी एक हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फ्यू रिजिड प्रोविजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितना फ्लेक्सिबल है उतना ही रिजिड भी है। ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो अगर बात करें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो इससे मालूम पड़ता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी के साथ भी हो जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी अगर वोट कर रही है तो उस वोटिंग के सिस्टम पे हम हल्का फुल्का अमेंडमेंट कर देते हैं। तो हम करें इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ भी अमेंडमेंट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे आर्टिकल 3 कहता है क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट। अब नए स्टेट को बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी की वोटिंग से हो जाता है। ये देखिए हमारे इसको कहते हैं यूनिटरी बायस, यानी कि हम फ्लेक्सिबिलिटी इतना फ्लेक्सिबल है कि स्टेट एक नया स्टेट बना दिया, एक स्टेट को चीर के, एक किसी पर्टिकुलर स्टेट को चीर के हम नया स्टेट बना रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कितना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कितने आराम से बन गया। तो समझ रहे हैं, इसी को कह रहे थे ऊपर वाले पॉइंट में ही कहा था कि फेडरल है लेकिन यूनिटरी हमारा बायस है, हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रांग है, इसीलिए क्योंकि क्रिएशन ऑफ स्टेट को भी हम लोग एकदम सिंपल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल के रखे हैं। दूसरा है आर्टिकल 5 सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हम बस सिंपल मेजोरिटी के साथ लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम रिजिड प्रोविज़न की बात करें तो इसमें कौन कौन सा आता है, देखिए अमेंडमेंट विद द स्पेशल मेजोरिटी। अगर हमको अमेंडमेंट चाहिए तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए हमको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी की वोटिंग से ही वो हो पाएगा अमेंडमेंट। जैसे आर्टिकल 54, 55 यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम कहते हैं बहुत, अगर उसको आपको बदलना है कि इस प्रोसेस को बदलो आप, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस दिया हुआ है आर्टिकल 54, 55 में कि एक इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरह से होना चाहिए, अगर आपको उस प्रोसेस को बदलना है
तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेके आना पड़ेगा, लेकिन उस चेंज को लाने के लिए आपको फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि स्पेशल मेजोरिटी पाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इसको कहते हैं कि बहुत रेजिड प्रोविज़न है यार, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो करा रहा है, जो प्रोसेस है, उसको अगर बदलाव चाहिए तो बहुत तगड़ा एक अलग सा मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, वो हो नहीं पाएगा। तो कितना रेजिड है ना ये चीज़, कि आप कैसे बदल देंगे प्रोसेस ही। तो इसी को कह रहा है कि रेजिड प्रोविज़न भी है और हमारे पास फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑल्सो इंटीग्रेटेड। ये इंडिपेंडेंट ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया है, ये है इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट कह रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑल्सो इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट दो अलग अलग चीज़ें, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हो गया कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से अलग और एक दूसरे के ऊपर है। अब इनका अपना अलग खेल चल रहा है, इनसे गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कुछ हुआ तो वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में कुछ हुआ तो वो सीधे हाई कोर्ट, मतलब जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा वहाँ के ये गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो नहीं, ये वहाँ के गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, वो सेंटर के कोर्ट के पास जाएगी। इसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड, मतलब कि ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से लिंक है। डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है और ये सेंटर लेवल पे होता है। हाई कोर्ट जब भी सुनेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का सुनेगा, जो कि सेंटर लेवल पे बैठा है, या ना कि गवर्नमेंट का सुनेगा कि स्टेट गवर्नमेंट किसकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है। उसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे से लिंक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, इसलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड। दूसरा इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? इसको जो डिसीजन सुनाना है वो डिसीजन ही सुनाएगा, इसको जो डिसीजन सुनाना है वो सुनाएगा, इसको जो सुनाना है वो सुनाएगा। इन तीनों को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना कि पार्लियामेंट से कोई लेना देना है। यह पार्लियामेंट के बेस पे अपना डिसीजन नहीं सुनाता है, ये पार्लियामेंट कोर्ट के डिसीजन पे अपने लॉज या कुछ बनाता है। अगर कोई पार्लियामेंट या कुछ ऐसा लॉ बनाता है जो कि फंडामेंटल जो राइट्स हमारे हार्म कर रहा है, तो गवर्नमेंट, ये जो कोर्ट है, उस लॉ को नल वॉइड कर देगी और साइड कर देगी, कह देगी ये लागू ही नहीं होगा। कोर्ट के पास इतना पावर, इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट है ये। उसके बाद है कि ड्रोन फ्रॉम द वेरियस सोर्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग सोर्स से लिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है कि कौन सा चीज़ कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले सबसे पहला जो सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस सोर्स से हम लोगों को बहुत सारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेना पड़ा था, जिसमें से सबसे पहले था ऑफिस ऑफ द गवर्नर। आज हम लोग जो देखते हैं हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नर होते हैं, तो ये गवर्नर वाला जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया था। दूसरा आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। उसके बाद है आइडिया ऑफ फेडरल कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम ये पढ़े थे कि एक कोर्ट बनाने का प्रोविजन भी आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि फेडरल कोर्ट होना चाहिए जो कि सुप्रीम होगा, ठीक है। इंपीरियल कोर्ट बनेगा जो कि सुप्रीम होगा। तो कोर्ट वाला सिस्टम भी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि फेडरल कोर्ट का जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दूसरा यूके के गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूके से लिया हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप भी यूके से लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ, सिविल सर्विस, इलेक्शन सिस्टम, ऑफिस ऑफ सीएजी और रिट जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। याद रखिए इन सब चीज़ों को हम यूके से लिए हैं। उसके बाद यूएसए से क्या क्या लिए हैं देखिए। यूएस से लेने वाला सबसे पहला चीज़ है आइडिया ऑफ प्रियम्बल। जो हमारा प्रियम्बल है ये हम यूएसए से ही लिए हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फिर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी रहेगा, ये हम यूएसए से लिए हैं। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अपर हाउस। हम लोग देखते हैं अपर हाउस में हमेशा वेंकैया नायडू जी बैठते रहते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे अभी तक, वो बैठते थे। तो ये जो प्रोसेस है ना कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपर हाउस का चेयरमैन होगा, ये चीज़ भी हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं, ठीक है। फिर है टर्म्स ऑफ अपर हाउस, जो मेंबर्स होते हैं अपर हाउस के उनके कितने साल का टर्म्स होगा, ये भी हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वहीं जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है इसको भी हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जबकि ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, नॉट मेंशन बट प्रैक्टिस इन यूएस, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखा हुआ। अब कनाडा से क्या क्या लिए हैं हम लोग, तो कनाडा से लिए हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे जो फेडरेशन है ना कि स्टेट के साथ हम फेडरल तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा, ये चीज़ हम लोग कनाडा से सीखे थे। अभी ऊपर हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वो जो चीज़ है
कि स्टेट हमारे साथ फेडरेशन में तो रहेगा, कि हमसे जुड़ के तो रहेगा, लेकिन ज़्यादातर पावर जो है, झुकाव जो है हमारा, वो सेंटर की तरफ रहेगा। ये चीज़ हम लोग कनाडा से सीखे थे। आयरलैंड से क्या क्या लिए हम लोग, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो DPSP है हमारा, वो आयरलैंड से लिया हुआ है। द मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, अभी आर्टिकल 54 और 55 हम लोग देख रहे थे कि जो कि एक रिजिड प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम लोग लिए आयरलैंड से। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, DPSP और मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, इसको लिया गया है आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। अगर हम फेडरल हैं तो हमको इंटर स्टेट ट्रेड करने का फ्रीडम भी होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। और उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया का है, और एग्जाम में अक्सर कॉन्करेंट लिस्ट ही पूछता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया है ये कहाँ से आया है। तो याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉन्करेंट लिस्ट, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल में जो वर्ड जोड़े गए हैं, ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड फ्रांस से लिए गए हैं। एक और है इमरजेंसी का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है। वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का प्रोविज़न है, जो कि फाइनेंशियल वाले को छोड़ के बाकी सारा जो है वो जर्मनी का है, जर्मनी से लिया हुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन में जर्मनी नहीं होता है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगाइएगा इमरजेंसी के लिए, और अगर जर्मनी दिया हुआ है तो आप जर्मनी लगाइएगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग देख लेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं DPSP। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो स्टेट है ये सेंटर को कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया है स्टेट, ठीक है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक कंट्री को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कौन कौन से गाइडलाइन दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया हुआ है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है ये, और इसको बोरो किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है, और ये आयरिश वाले इसको स्पेन से चुराए थे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है DPSP का, तो ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। अब इसको वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाएगा, ताकि जो रेगुलेशन फंक्शन है वो भी अच्छे से हो सके और डेवलपमेंट फंक्शन भी अच्छे से हो सके। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट इतना हो जाए कि फिर रेगुलेटरी ठीक से ना हो पाए और पब्लिक को कोई दिक्कत आ जाए, या ऐसा रेगुलेशन ना हो कि पब्लिक आराम से रहे और स्टेट का डेवलपमेंट ना हो। तो दोनों को बैलेंस करके चलने को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके, ताकि दोनों बैलेंस होकर चल सके। बात करते हैं DPSP के क्लासिफिकेशन की, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, उसके बाद तीसरा है वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। तो इन 3 सेक्शन में 3 प्रिंसिपल में DPSP को बांटा गया। इसमें अलग अलग आर्टिकल्स डाले गए हैं, जो कि 36 से 51 तक हमारा आर्टिकल DPSP देता है, और इस 36 से 51 को अलग अलग आर्टिकल्स को अलग अलग प्रिंसिपल्स में बांटे गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये आर्टिकल वाला सेक्शन है, और ये है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इधर आर्टिकल लिखे हुए हैं, इधर सारा सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है। एक एक को ध्यान से देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर 39 वाले में से कन्फ्यूजन करने के लिए ज़्यादातर पूछ लेता है कि ये फंडामेंटल राइट्स भी मैच करता है DPSP। तो अक्सर एग्जाम में क्या करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ मैच कर देगा DPSP को, और फिर पूछेगा कि इसमें DPSP कौन सा है और फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। तो 39 में जितने भी हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स भी लगते हैं देखने में। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। ये शुरू करते हैं। पहला है आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल 38 ये कहता है कि स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, ठीक है। अपने जो कंट्री है उसको एक ऐसा सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है जिससे जनता का वेलफेयर हो सके। अब ये कैसे मेंटेन होगा, तो उसके लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। वो सर्टेन प्रिंसिपल्स क्या क्या है, तो 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। स्टेट को कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं, तो 39 ABCD के माध्यम से दिया हुआ है। इसको देखिएगा ध्यान से, क्योंकि फंडामेंटल राइट के साथ मैच कर जाता है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। तो पहला है 39A। 39A ये कहता है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैन एंड वोमेन। तो औरत को और मर्द को दोनों को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिलना चाहिए। ये नहीं कि मर्द को ज़्यादा मिलेगा और औरत को कम मिलेगा, तो इक्वल होना चाहिए मर्द और औरत में, ठीक है। आर्टिकल 39B ये कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मटेरियल्स का। 39C कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड, कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो कुछ हाथ में नहीं होना चाहिए, इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 39D क्या कह रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन।
तो जितना काम जिस काम के लिए मर्द को जितने पैसे मिल रहे हैं उतने काम के लिए औरत को भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए। यानी कि 8 घंटा अगर मर्द भी काम किया, 8 घंटा औरत भी काम की, तो औरत को थोड़ा कम पैसे मिलेंगे और मर्द को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट भी होना चाहिए। ठीक है। फिर 39E क्या कहता है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन वर्कर एंड चिल्ड्रेन आर नॉट टू बी एब्यूज्ड। समझ में आ रहा है? ये तो जो हेल्थ और स्ट्रेंथ है वर्कर्स के या चिल्ड्रेंस का, उनको एब्यूज़ नहीं करना है, उनका ध्यान देना है। 39F ये कहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कीजिए जिससे कि चिल्ड्रेंस के जो डेवलपमेंट हो वो हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। फिर नेक्स्ट है 39A। आर्टिकल 39A ये कहता है, अगर जहाँ कैपिटल A हो मतलब कि वो नया आर्टिकल है, अगर 39A स्मॉल लेटर में है मतलब कि वो अलग आर्टिकल है, अगर कैपिटल लेटर आ गया तो मतलब ये अलग आर्टिकल है। तो 39A ये कहता है कि इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड टू पुअर, मतलब कि अगर पुअर के साथ, जो गरीबों के साथ भी अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। फिर आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सीकनेस और डिसएबिलिटी। तो ये आर्टिकल 41 कहता है। फिर है आर्टिकल 42, क्या कह रहा है ये, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव, मतलब कि अगर काम करने का जो कंडीशन है और वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ दिखे कि हाँ यहाँ इंसान काम करते हैं, ना कि जानवरों की तरह उनको काम करवाया जा रहा है। तो ये आर्टिकल 42 कहता है कि आपको ऐसा कंडीशन मेंटेन करना है जहाँ ये लगे कि हाँ यहाँ इंसान काम करते हैं, और एक ह्यूमन क्रिएचर, आपको ह्यूमन कंडीशन क्रिएट करना है जहाँ भी लेबर या कोई भी आदमी काम कर रहा हो। फिर है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज फॉर वर्कर। लिविंग वेज का मतलब होता है कि आपको लेबर को या किसी भी एम्प्लॉय को इतना वेजेस देना है कि उसके जो कंडीशंस है, मतलब रोटी कपड़ा मकान वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सके, उसके दवा, बच्चों की पढ़ाई, ठीक है, तो जितने भी उसकी नेसेसिटीज़ हैं वो सब उससे फुलफिल हो सकें, इतना आपको वेजेस देना है, ना कि इतना कि बस एक टाइम या 2 टाइम का खाने भर का पैसा देके आप उसको घर भेज दिए। तो आपको एटलीस्ट इतना पैसा दीजिए उसको कि उसका पूरे महीने का खर्चा चल सके अगले पेमेंट आने तक का। फिर है आर्टिकल 43A, तो यानी कि 43 अलग आर्टिकल है और 43A अलग आर्टिकल, जैसे आप लिखा ना कैपिटल ए, तो मतलब ये अलग आर्टिकल है। तो 43A कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ के जो मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन होने चाहिए। ये नहीं हो कि ऊपर ऊपर आए सब बाबू लोग इकट्ठा हुए और कुछ मैनेजमेंट का काम इधर उधर का देख लिए और चले गए। जहाँ वर्कर्स को भी इन्वॉल्व कीजिए अपने मैनेजमेंट में, ताकि वर्कर्स को भी मालूम पड़े कि मैनेजमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या चीज़ नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपस में बात कर ली और वर्कर को छोड़ दी, बाद में कुछ हुआ तो वर्कर्स के ऊपर हार्म पहुँच रहा है या वर्कर्स मारे जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 43A कहता है। फिर आर्टिकल 45 क्या कहता है कि प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स में भी एक है ऐसा एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर भी है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसमें क्या है, बिलो एज ऑफ 6 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि 6 साल से कम की बात जो हो रही है वो DPSP में होती है, और इससे ऊपर 14 तक की जो बात है वो है फंडामेंटल राइट्स में। तो इस 45 ये कह रहा है कि ऐसा प्रोविज़न बनना चाहिए कि बच्चों को जो एज 6 साल से कम है उनके चाइल्डहुड केयर भी हो सके उनका, और उनका एजुकेशन भी हो सके। तो ये आर्टिकल 45 कहता है, और ये जितने आर्टिकल थे ये हमारा सोशलिस्ट आर्टिकल था। अब है गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल सबको मालूम होगा, गांधी जी के राह पे चलने वाला प्रिंसिपल्स होगा, सारे आर्टिकल्स होंगे। तो इसमें है पहला आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो जहाँ भी विलेज पंचायत की बात हो समझ आइएगा आर्टिकल 40 है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे चल रहा है। उसके बाद है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया। तो छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज होने चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल के ऊपर हो या फिर कुछ लोगों का समूह मिला के किसी ग्रुप में बने, लेकिन बने विलेज एरिया में, रूरल एरिया में ये सब बने। फिर है आर्टिकल 43B। 43B क्या कह रहा है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट कीजिए आप लोग, मतलब एक स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोशन करना चाहिए या इस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर है आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ST SC एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। ST SC और अदर वीकर सेक्शन के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट को एजुकेशन और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल 48 है उसके बाद, तो ये कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ एंड अदर मिल्क कैटल। गाय को या ऐसे कोई भी जानवर जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको नहीं मारना है, इस चीज़ का भी प्रोविज़न आर्टिकल 48 में दिया हुआ है। तो इतने थे गांधीयन प्रिंसिपल्स।
अब हम बात करते हैं वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स की। तो इसमें क्या क्या कहा है एक बार देख लीजिए। तो इसमें जितने भी बात कहे होंगे ना, आप देखिएगा, आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा, हाँ ये गांधी जी की बात हो सकती है, ये वेस्टर्न लिबरलिज्म की बात किया जा सकता है, और ये जो बात हो रही है सोशल वेलफेयर की बात हो रही है। तो एक बार वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल को देखते हैं। इसमें है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए फॉर द पीपल, ठीक है। फिर आर्टिकल 47 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये स्टेट की ड्यूटी है, कंट्री की ड्यूटी है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने देशवासियों के लिए बढ़ाए और उनके न्यूट्रिशन के लिए भी कुछ प्रबंध करे। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये कोई बाहर का कंट्री तो बढ़ाएगा नहीं, इसलिए आर्टिकल 47 कह रहा है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है 48A। तो 48A कह रहा है प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट को आप इम्प्रूव कीजिए और वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को सेफ गार्ड कीजिए। तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, इसको पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा डेवलप करे और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड हो। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल ऑर्नामेंट। तो जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स हैं या नेशनल मोनूमेंट है उनको प्रोटेक्ट करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। ये राज्य के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसको हम लोग बचा के रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि जितने भी नेशनल ऑर्नामेंट्स हैं वहाँ पे गुटखा खा के थूका हुआ रहता है या तो वो प्यार की निशानी लगाई रहती है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का नाम भी खराब होता है। कोई आता है बाहर से देखता है वहाँ पे गुटखा थूका हुआ रहता है, दिल बनाया हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, पब्लिक को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है। ये हम लोग कल जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि किस तरह से जुडिशरी को अलग किया गया है एग्जीक्यूटिव से, या हमारे पार्लियामेंट से अलग किया गया है जुडिशरी को। तो कल वाले वीडियो को जो नहीं देखा उसको जाकर देखिएगा, उसमें अच्छे समझाया हुआ ये चीज़। तो आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। फिर आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हर कंट्री को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना चाहिए, ना कि चाइना की तरह कभी इससे लड़ रहे हैं कभी उससे लड़ रहे हैं, हर जगह से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उस स्टेट को भी ध्यान देना चाहिए जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है किसी दूसरे कंट्री के साथ। जैसे हमारा यूपी है तो यूपी नेपाल के साथ बॉर्डर लाइन क्रिएट करता है। तो यूपी के पब्लिक को या यूपी के गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसा ना हो कि हमारे रिलेशंस ख़राब हो हमारे पड़ोसी देश के साथ। तो यही कह रहा है आर्टिकल 51 में कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब है कि कुछ जो DPSP है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच करते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है जान लीजिए। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि फंडामेंटल राइट्स में और DPSP में क्या अंतर आते हैं। तो एक एक करके ध्यान देंगे इस पर। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये क्या है, ये बेसिक राइट है दैट गारंटी द इंडियन सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये राइट्स हमको गारंटी किए गए हैं। लेकिन DPSP क्या है? DPSP बस एक गाइडलाइन है जो कि स्टेट को फॉलो करना चाहिए एक वेलफेयर पॉलिसी या वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। इसमें ये कहा गया कि DPSP आर गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाई अ गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस गाइडलाइन को फॉलो करे ही, लेकिन फंडामेंटल ज़रूरी है कि आपको ये फॉलो करना है फंडामेंटल राइट्स, ये हार्म नहीं होना चाहिए किसी का भी। ये अंतर है फंडामेंटल और DPSP में। दूसरा क्या कह रहा है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज पनिशेबल। अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहे हो तो आप पनिशेबल हो। लेकिन अगर जो सेंटर या जो कंट्री है वो DPSP को फॉलो नहीं कर रही है या वायलेशन कर रही है तो उसका कि जो गाइडलाइन दिए गए हैं उस गाइडलाइन पे नहीं चल रही तो पनिशेबल नहीं है, ठीक। दूसरा है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल और DPSP आर नॉट जस्टिसेबल। इसका मतलब ये होता है कि अगर बात करें अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स अगर हार्म हो रही तो वो कोर्ट में जा सकता है ये कहने के लिए कि मेरा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हार्म हो रहा है। लेकिन DPSP के लिए आप नहीं जा सकते कि DPSP में ये गाइडलाइन दिया हुआ है और गवर्नमेंट जो है हमारे स्टेट या कंट्री जो है ये ऐसा नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल्स वही सारे दिए हैं जो ऊपर लिखे हुए थे, बस ऊपर क्या किया है उसको सेग्रीगेट कर दिया हूँ मैं गांधीयन में और सोशलिस्ट में, लेकिन यहाँ सेग्रीगेट नहीं किया हुआ है। तो इसको एक बार आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। 36 से लेके 51 तक ये अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको बाद में आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ये लक्ष्मीकांत का पेज है, इसमें अच्छे से दिया हुआ है सब कुछ। इसमें खोल के नहीं दिया हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ था जो वीडियो में यहाँ पे जितना कुछ लिखा हो सब खुल के लिखा हुआ है। तो फिर भी आप एक बार उसको देख लेंगे समझ में आ जाएगा पूरा। तो इतना था DPSP में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है ये। बस इतना याद रखिएगा कि DPSP एक गाइडलाइन है जो कि एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने में
मदद करता है। फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग को ये पावर दिया गया है, गारंटी दी गई है, ठीक है। तो ये है आज के टॉपिक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बाकी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू को लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे फंडामेंटल राइट। इससे पहले हम लोग देखे थे डीपीएसपी, और हम जब डीपीएसपी पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैं ये कहा था कि डीपीएसपी को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ थोड़ा सा मैचिंग में आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें डीपीएसपी कौन सा है और फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। तो मैं आज कहूँगा कि आप लोग को फंडामेंटल राइट्स को ध्यान से सुनना पड़ेगा, और तब आप लोग को मालूम पड़ेगा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है। और दूसरी बात ये है कि फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, आरओ हो, या फिर पीईटी हो। क्योंकि पिछली बार पीईटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स में से। तो अक्सर देखा गया है कि किसी भी एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया हुआ है। पूछ लेता है एग्जाम में कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको बोरो किया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन जब 44th अमेंडमेंट हुआ था तो उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से निकाल दिया गया था, और राइट टू प्रॉपर्टी को फिर किस में डाला गया, तो इसको डाला गया आर्टिकल 300A में डाला गया, जो कि अब पार्ट 12 का हिस्सा हो गया है। आर्टिकल 300A है और पार्ट 12 में है। अब बात करें अगर क्लासिफिकेशन की फंडामेंटल राइट्स की, तो पहले 7 थे ही, अभी जैसा ऊपर बताया गया, लेकिन अब उसमें 6 बचे हैं। तो हमारे पास अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू इक्वलिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग को अब कॉन्स्टिट्यूशन से दिया जाता है। बाकी जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला है अब वो चला गया 300A में, अब वो लीगल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट हो गया। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी कि जो आर्टिकल 300A है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल नहीं है, वो लीगल राइट है। तो अगर हम बात करें पहले राइट टू इक्वलिटी की, तो ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो इससे क्या होगा, जब आप इतना याद कर लेंगे ना कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके बीच का आर्टिकल आपको याद करना आसान हो जाएगा। और एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेता है किस आर्टिकल में है, तो वहाँ पे कई सारे आर्टिकल दिए रहते हैं, तो आपको याद भी रहेगा ना इसके बीच में ये वाला आर्टिकल था, तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर सही कर सकते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो 14 से 18 तक है। फिर राइट टू फ्रीडम ये आता है 19 से लेकर 22 तक। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो 23, 24 2 है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है वो 25, 26, 27, 28 4 है, ठीक है। फिर है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, यहाँ माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। जो ये कल्चर एंड एजुकेशन राइट है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है 19, 29, 30। और लास्ट वाला जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये है 32। आर्टिकल 31 को इसमें से रिपील कर दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है। तो अब आइए एक एक करके देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स को अगर याद रखना है तो इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं ये 12 से लेके 32 तक है हमारा आर्टिकल, जिसमें से 14 से लेके 18 तक तो इक्वलिटी की बात कर रहा है, और 19, 20, 21, 22 जो है वो फ्रीडम की बात कर रहा है। लेकिन 23, 24 जो है वो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है। 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस की बात कर रहा है, और 19, 20 एजुकेशन और कल्चरल की बात कर रहा है, और 32 रेमेडीज़ की बात कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको इसके बीच का कुछ भी आर्टिकल आ जाएगा, तो आप एक बार के लिए वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सही कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं हर एक आर्टिकल को एक एक करके। तो यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ ये लक्ष्मीकांत का पेज है। यही चीज़ पेन से भी लिख के लेके आता, लेकिन उतना कोई मतलब नहीं रहता, टाइम बर्बाद होता, तो मैं डायरेक्ट फोटो ही खींच लेके आया लक्ष्मीकांत से। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी, से जूम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। तो जो इसमें ABCD लिखा हुआ है, ये है 14, ये है 15, ये 16, ये 17, ये 18, ठीक है। तो ABCD इतना लिखा हुआ है, उसके बीच के आर्टिकल्स है। राइट टू फ्रीडम 1922 है, तो ये है 19, 20, 21, 21A और ये 22, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले कह रहा है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। तो 14 क्या कहता है आर्टिकल हमारा? 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें ये कह रहा है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, चाहे वो कोई भी हो, नो वन इज एबव द लॉ, ठीक है। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सब लोग लॉ के नीचे ही हैं, और सब लॉ के सामने सब इक्वल है। कोई नेता नहीं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं, सब बराबर है लॉ के सामने। तो हमारा आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर
लॉ। फिर है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। तो ऐसे याद रखिएगा, पूरा लाइन मत याद रखिए, पहले ऐसे याद रखिए कि 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पे, ठीक है, चाहे वो रेस हो, चाहे कास्ट हो, चाहे सेक्स हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ हो। फिर 16 क्या कहता है हमको, 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के मैटर पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, ना कि किसी के लोग किसी ऑफिस में पहले से बैठे हुए हैं तो वैकेंसी आई, वो अपने किसी भाई दादा के बच्चे को या अपने बच्चे को बैठा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी वैकेंसी हो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे मिलना चाहिए, ये 16 कहता है। तो अब कैसे याद रखेंगे, 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 16 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, 16 कैसा है अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट्स, 17 है अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फिर है 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो आपको पूरा याद नहीं रखना है लाइन, बस इतना याद रखिए आप कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, अनटचेबिलिटी और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। फिर नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, तो राइट टू फ्रीडम है 19 से लेकर 22 तक, यानी कि 4, 19, 20, 21, 21A, 22, मतलब 5 है टोटल, 21 में ही 2 है, 21A और 21, तो 2 अलग अलग आर्टिकल हैं। तो पहला क्या है इसमें, तो 19 कहता है हम लोगों को कि प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम। हमको 19 जो है 6 अलग से राइट्स दिए हुए हैं। वो कौन कौन से राइट हैं, तो पहला है द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर है असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। जो राइट्स हैं ये 19 में आते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आपको याद रखना हो तो पहला कि हमको बोलने की आज़ादी है, बोल के लोगों को असेंबल करने की आज़ादी है। ये बस बनाया हुआ है याद रखने के लिए, मैं चाह रहा हूँ कि बस आप लोग कैसे भी पढ़ते याद हो जाए यहीं पर। तो पहला क्या है कि हम लोगों को बोलने की आज़ादी है, उसके बाद बोलते असेंबल होने की आज़ादी है, और अगर एक बार असेंबल हो गए तो हम लोग को एसोसिएशन बनाने की भी आज़ादी मिल जाती है, और अगर एसोसिएशन बन गया है तो हम लोग को मूवमेंट चलाने की आज़ादी मिल जाती है कि अब आप किसी भी चीज़ का एसोसिएशन बन रहा है तो किसी मुद्दे पे तो बनेगा, तो हमको मूवमेंट बनाने की भी आज़ादी मिल गई है। एक बार हमारा मूवमेंट मिल गया तो हम लोग अलग अलग कहीं भी जाके बस सकते हैं। मूवमेंट को फैलाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, बसना पड़ेगा, तो रेसिडेंस की भी आज़ादी है हमारे पास। और कहीं अगर हम रहेंगे तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा, तो वो कमाने या प्रोफेशन, कोई सा भी प्रोफेशन चुनने की हमारे पास आज़ादी है। तो ये 6 राइट्स जो है फंडामेंटल 19 में दिया हुआ है, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। फिर है आर्टिकल 20। तो 20 कहता है हम लोगों को प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को अपराधी ठहराना। तो आर्टिकल 20 ये कहता है कि आप किसी को भी अपराधी नहीं बना सकते। अगर आपको कोई भी अपराधी घोषित कर रहा है तो उसके लिए आपको आर्टिकल 20 का प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि देखिए आर्टिकल 20 में 3 चीज़ कहा गया है। पहला चीज़ तो ये कि अगर आपसे कोई क्राइम हो गया है या कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो नहीं होना चाहिए था और उस पर कोई कानून नहीं बना हुआ है तो आप अपराधी नहीं है अभी तक। जैसे मान लीजिए आपसे किसी की बकरी मर गई और बकरी मरना अभी तक कोई गुनाह नहीं है, तो उस पर भी कोई कानून भी नहीं बना हुआ था कि आपको अपराधी घोषित किया जाए। तो अब वापस से कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें बकरी को मारना एक ऐसा हो जाए कि ये अपराध था, फिर वापस कानून बना के आपको फिर दोबारा सजा दिया जाए, तो ऐसा कोर्ट कहा है कि ऐसा कोर्ट नहीं करिए। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि पहले लॉ बनाए उसके बाद आपको अपराधी घोषित किया जाए, उसके बाद आपको बकरी मारने के अपराध में कहीं कैद किया जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। लॉ बनाने के बाद किसी को अपराधी नहीं घोषित कर, अगर उस वक्त तक लॉ नहीं बना है तो वो अपराधी नहीं है। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि एक ऑफेंस के लिए आपको बार बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए एक बार आप गलती कर दिए तो उसके लिए आपको बार बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। एक गलती की एक सज़ा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 20 में। फिर आर्टिकल 21 जो सी है ये आर्टिकल 21 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी आपको अपनी ज़िंदगी जीने से वंचित नहीं कर सकता है, डिप्राइव नहीं कर सकता है। बस आपको क्या करना है कि जो आपको लाइफ है वो आपको अकॉर्डिंग टू लॉ चलना पड़ेगा। उसके अलावा आपसे कोई आपकी ज़िंदगी नहीं छीन सकता, ना ही आपको जीने का वो जो तरीका है वो कोई आपसे छीन सकता है। जो आपको लॉ में दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, आपके जो राइट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर है आर्टिकल 21A, ये जो है आर्टिकल 21A है, डी आर्टिकल 21A। इसमें कह रहा है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, 21A है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो कल जब हम लोग DPSP पढ़ रहे थे तो उसमें आर्टिकल 45 में ये था कि चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए जो 6 साल से कम के हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स पे भी वही बात कह रहा है, लेकिन इसमें क्या है, जब DPSP हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 6 साल से कम के बच्चे की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 21A जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चे की बात हो रही है। ठीक है,
आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये 6 से लेकर 14 तक की बात हो रही है। डीपीएसपी में 6 से कम की बात हो रही है। इसी को मैं कह रहा था कि थोड़ा सा मैच करना पड़ता है और कन्फ्यूजन कर देता है इसमें। फिर है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। आर्टिकल 22 इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। हमको जब कोई अरेस्ट करेगा हम लोगों को, तो उसके लिए उसको पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे हमको अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि अगर हमें कोई अरेस्ट करता भी, अगर हम किसी कारणवश अरेस्ट होते भी हैं, तो 24 घंटे के अंदर हम लोग को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और ये 24 जो घंटा है ये काउंट वहाँ से नहीं होगा, जर्नी से नहीं काउंट होगा, अरेस्ट होने के बाद जब हम थाने में आ जाएंगे तब से काउंट होगा, ठीक। और एक बात कही गई है आर्टिकल 22 में ही कि जितना टाइम हम लोग को मजिस्ट्रेट्स की तरफ से दिया गया है अरेस्ट करने का, उतने ही देर हमको कस्टडी में रखा जाएगा, उससे ज़्यादा हम लोगों को कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो ये सारे लॉ बनाए गए थे हम लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, राइट अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन के लिए, कि जितना टाइम पीरियड दिया गया है उतने टाइम पीरियड के लिए कस्टडी में रहेंगे, उससे ज़्यादा हम 1 सेकंड भी नहीं रहेंगे। और ये हमारा राइट है कि उसके बाद हम कह सकें कि 1 सेकंड भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो इतना था हमारा राइट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम वाले में। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। तो एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन सा है? आर्टिकल 23 और 24 है। तो 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं होना चाहिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए फैक्ट्रीज में। आर्टिकल 23 कहता है बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, तो बच्चों को काम नहीं कराना है फैक्ट्री में। ये है 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कहाँ से कहाँ तक है? 25, 26, 27, 28 तक है। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इन द फ्री प्रोविजन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस। तो आपको कोई सा भी धर्म मानने का छूट है। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं अगर हिंदू हूँ तो मुझे इस्लाम मानने का भी छूट है, मुझे बौद्धिस्ट, मुझे जैन, मुझे कोई सा भी धर्म मानने का छूट है। मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूँ। कोई अगर इस्लाम है तो वो हिंदू को माने, चाहे जैन को माने, चाहे बुद्ध को माने, किसी को ही मानने का उसको अधिकार है। तो आर्टिकल जो 25 है ये हमको राइट दे रखा है। फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। किसी भी धार्मिक कार्य के प्रबंध करने की स्वतंत्रता वो दे रहा है कि आपको किसी भी धार्मिक कार्य के लिए अगर आपको प्रबंध करना है तो आप कीजिए। 27 क्या कह रहा है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस। कोई आपको बाध्य नहीं करेगा कि आप टैक्स दीजिए इस पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई भी धार्मिक कार्य को बढ़ावा देने का काम नहीं होगा। कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो लेकिन वो वहाँ पे उस सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई भी धर्म से रिलेटेड बढ़ावा वाला काम नहीं किया जाएगा। वहाँ सब धर्म एक बराबर है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा कल्चर एंड एजुकेशन राइट। तो कल्चर एजुकेशन राइट जो आता है वो 29 और 30 में है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटी, अच्छा ये जो है ये सिर्फ सिटीजन के लिए है ना, यहाँ पे बस सिटीजन, इंडियन सिटीजन की बात हो रही है, बाहर और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। तो इसमें ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको पूरा राइट है अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो कैसे भी करें, इनसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई कह दे कि आपको प्रोटेक्ट नहीं करना है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। उनको पूरा राइट है कि अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रोटेक्ट करें वो। आर्टिकल 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अपने चॉइस से वो अपने क्या बोलते हैं इसको, रिलीजियस के हिसाब से वो कोई सा भी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 कहता है। और ये दोनों बात हो रही है माइनॉरिटीज़ के लिए, याद रखिएगा। और ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट्स दिया गया है, आर्टिकल 29 और 30। उसके बाद आ रहा है आर्टिकल 32। इसमें कह रहा है राइट टू मूव ए सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म किया जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वहाँ पर रिट जारी करती है। इसमें से एक है हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कैटेगोरिया और को वारंटो। ये सब जितने भी हैं ये रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट निकालती है। अच्छा एक बात और है, रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर जो है वो कम है और रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो ज़्यादा है। तो हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का पावर कम है। अब एक चीज़ और है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन अब शायद पीईटी में ना भी पूछे, लेकिन जानना जरूरी है कि हमारे फंडामेंटल राइट कब कब सस्पेंड होते हैं, कि कब कब हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीन लिया जाता है। तो इसमें 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 358 है, एक आर्टिकल 359 है। तो 2 आर्टिकल हैं जिसमें ये कहा गया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है। तो पहला आर्टिकल 58 में कह रहा है, अंडर आर्टिकल 358 कि फंडामेंटल राइट्स अंडर 19 आर
ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इफ द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर हमारे कोई वार हो जाता है या एक्सटर्नल एग्रेशन आता है, बाहर की तरफ से कुछ भी ऐसा एग्रेशन आता है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19, जो 6 फंडामेंटल राइट दिए गए, स्पीच, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, तो वो सारे जो है सस्पेंड हो जाएंगे अपने आप। ये आर्टिकल 358 में कह रहा है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। सिर्फ 19 की बात हो रही है, लेकिन आर्टिकल 359 क्या कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 359 इफ अ नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम द प्रेसिडेंट मे बाय द सेपरेट प्रोक्लेमेशन कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 एंड 21। तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे आर्टिकल 19 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। और आर्टिकल 359 कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी आती है तो चाहे तो प्रेसिडेंट 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के सारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए उसको सस्पेंड कर देगा। 2021 में क्या था? 21 में था लाइफ ऑफ लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी था, और 22 में था कि राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है, कि आपको कोई अपराधी नहीं ठहरा सकता। तो 2021 ये दो थे, तो ये दो बस बचे रह जाएंगे और बाकी जो है सस्पेंड हो जाएगा। तो आर्टिकल 358 और 359 हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। तो इतना था फंडामेंटल राइट्स में। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार और, तो याद हो जाएगा। और याद करने की कोशिश कीजिएगा कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, अपने तरीके से कैसे भी बना के याद कर लीजिए। मेन अगर आप इसको याद कर लेंगे, कौन सा राइट कहाँ से कहाँ तक है, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है, फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो भी आप एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन को आप आंसर कर लेंगे। तो इतना था फंडामेंटल राइट्स में। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम शुरू करने से पहले एक बात और बताता हूँ कि सिलेबस में लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जस्ट फेडरल सिस्टम से पहले ही वो टॉपिक दिया हुआ है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला टॉपिक है उसको हम लोग पहले कर चुके हैं, जब हम लोग कर रहे थे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन लोग को वहाँ पे कवर कर दिया गया है। तो जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं और टाइम नहीं है अगर आपके पास अब देखने के लिए, तो बस वो पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला जो जितना टाइम है उतने टाइम को जाके आप लोग देख लीजिए, बाकी को भले ही स्किप कर दीजिएगा। तो दोबारा इसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपना फेडरल सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें दो गवर्नमेंट होती है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। इसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम में कुछ फीचर्स होते हैं हर कंट्री के। जो अगर फेडरल कंट्री है तो उनके अपने कुछ फीचर्स होते हैं, फेडरल फीचर्स। और वो कौन कौन से फीचर्स हैं? तो उसमें पहला होता है डुअल गवर्नमेंट, जो भी हम लोग ऊपर देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उनका अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो अच्छे से कोडिफाइड किया हुआ रहता है। एक पर्टिकुलर बुक होती है उसमें अच्छे से कोडिफाइड किया रहता है, आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स। फिर होता है तीसरा कि डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे पास ये भी है, डिवीजन ऑफ पावर है। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोग साइलेंट फीचर कर रहे थे उसमें बताया जा चुका है एक बार, तो यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए बस। फिर चौथा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी होती है, पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीमेसी नहीं होती, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्लियामेंट सुप्रीमेसी होती है। फिर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे रिजिड भी है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जुडिशरी पार्लियामेंट से अलग है, पार्लियामेंट के बेस पे हमारा जुडिशरी नहीं चलता है, ये बात भी पहले बताया जा चुका है। उसके बाद जो फेडरल फीचर्स है उसका नंबर 7वां नंबर है बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि दो हाउस, हमारे पास लोकसभा भी है और राज्यसभा है। तो ये जो सारे फीचर्स थे ये एक फेडरल कंट्री के फीचर्स थे। अब फेडरल में होते हैं दो गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं करेंगे। और सेम है जो यूनियन गवर्नमेंट में यहाँ जो पावर फंक्शन होगा वही पावर फंक्शन यहाँ पे होगा, वही सेम प्रोसेस होगा, बस इसके आर्टिकल अलग है, इसके आर्टिकल अलग है। ये अलग आर्टिकल में दिया हुआ है, ये अलग आर्टिकल में दिया हुआ है। और क्या डिफरेंस है? इसके जो पावर एंड फंक्शन है वो कंट्री लेवल पे है, यूनियन लेवल पे है, और इसके जो पावर फंक्शन है ये स्टेट लेवल पे है, बस इतना अंतर है। तो जैसा प्रोसेस यहाँ पे रहेगा सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा। इसके पास बस एक वाइस प्रेसिडेंट रहता है, इनके पास वाइस गवर्नर नहीं होता स्टेट में। हम लोग आज बात करेंगे यूनियन की, और यूनियन में भी हम लोग बात करेंगे आज एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि यूनियन में दो होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो तो यहाँ लिखा हुआ है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और जो लेजिस्लेचर होता है उसमें कंप्लीट पार्लियामेंट आता है। एक पार्लियामेंट कंसिस्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? एक प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो वो कंप्लीट पार्लियामेंट का डेफिनेशन नहीं होगा। अगर एग्जाम में कभी ऑप्शन भी आता है कि पार्लियामेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा। अगर उसमें से लोकसभा हटा दिया तो भी वो पार्लियामेंट नहीं होगा, और अगर उसमें से प्रेसिडेंट को हटा दिया तो भी उसको कंप्लीट पार्लियामेंट नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है, लेकिन जो मेन है एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट वो हम लोग आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर आता है
प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके बाद इनका एक अपना लीगल एडवाइज़र होता है जिसको हम कहते हैं एडवोकेट या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी चीज़ यहाँ दिए हुए हैं एग्जीक्यूटिव में, ये सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पावर दिए गए हैं। यहाँ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारा खुद का बनाया हुआ है। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट का पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है, और अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ही है। तो यहाँ कुछ भी किसी के मन मर्जी का काम नहीं चला है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। तो सबसे पहले लोग करेंगे प्रेसिडेंट। तो अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट हमारा जो है वो कहाँ से पावर लेता है, तो वो आर्टिकल 52 से लेता है। आर्टिकल 52 में साफ साफ लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कही गई है आर्टिकल 52 में। ये प्रोवाइड करता है एक प्रेसिडेंट को। ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि कोई भी अगर हम लॉ पास करते हैं तो लॉ को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रेसिडेंट का साइन उस पर कंपलसरी होता है। बिना प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी लॉ पास नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है। तो ये हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, प्लस ये सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म फोर्स होते हैं। जितने भी एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी है, इन सब के सुप्रीम कमांड होते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। अब देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 54 एंड 55 में। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे एक रिजिड प्रोसेस भी है, जिसमें हम एग्जांपल जैसे 54 और 55 का। तो वही वाला प्रोसेस ये है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसको हम कहते हैं आर्टिकल 54-55 का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें कौन कौन लोग वोटिंग करते हैं। तो इसमें वोट करते हैं, पहले तो इसमें एक बनता है इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसमें होते हैं कौन कौन, इलेक्टेड एमपीज़ होते हैं और इलेक्टेड एमएलएज होते हैं। सिर्फ इलेक्टेड की बात हो रही है, यहाँ पे 3 स्टार करके लिखा हुआ है। नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एमएलसीज इसमें नॉट अलाउड है। ठीक है। कहीं का भी हो, नॉमिनेटेड मेंबर हो तो भी अलाउ नहीं है, और जितने भी 6 राज्य के एमएलसीज हैं उनको भी अलाउ नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सिर्फ इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलएज ही इलेक्ट कर सकते हैं। साथ में और क्या है, यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के एमएलए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कहीं के भी किसी भी यूनियन टेरिटरी के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये 70th अमेंडमेंट जब हुआ था 1922 में, तब इस पार्ट को डाला गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। ओरिजिनल में बस ये वाला था, इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज। बाद में जब 70th अमेंडमेंट हुआ 1922 में, तो एमएलए ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी को ये पावर दिया गया था कि आप इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप वोट कर सकते हैं। दूसरा है, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कौन सॉल्व करेगा। तो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये आर्टिकल 71 में दिया हुआ है। आर्टिकल 71 में साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज़ को कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। और वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये सेल है। ठीक है। सेल भी मतलब कि आपकी मर्जी नहीं चल रही है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वो ऑर्डर दिया जा रहा है आपको कि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ही चलेगा। दूसरी बात एक और चीज़ है, याद रखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, द अथॉरिटी टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 322 में भी लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो कंडक्ट कराएगी इसको। लेकिन अगर इसके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या उनके इलेक्शन के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है इलेक्शन के बाद, तो उसको रिजॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट, ना कि ये इलेक्शन कमीशन। तो इस चीज़ को कन्फ्यूज मत करिएगा। इलेक्शन कमीशन बस उनका इलेक्शन करवाएगी, लेकिन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है। और ये पावर कहाँ से मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये मिलता है आर्टिकल 71 से। और इलेक्शन कमीशन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करती है वो आर्टिकल है 324। फिर नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन फुलफिल करने चाहिए। तो पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, नॉट लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। फिर है सेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। याद रखिएगा वर्ड सेल है। सेल का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको होल्ड नहीं करेगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अगर प्रेसिडेंट बन गया तो बाकी सारे ऑफिसर्स को रिजाइन देना पड़ेगा। उसके बाद सेल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने आप में ही एक पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल टू पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट का ओथ प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है। अगर प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, कोई भी आदमी अगर इलेक्शन जीत जाता है, प्रेसिडेंट बनना है उसको, तो उसको ओथ कौन दिलाएगा, तो उसको ओथ दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनके सामने हमारे प्रेसिडेंट ओथ लेंगे। और अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है उस टाइम, तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने हमारे प्रेसिडेंट साहब ओथ लेते हैं। फिर है इनका रेजिग्नेशन। वैसे तो इनका टर्म खत्म होता है 5 साल के बाद, तो अगर मान लो 5 साल के बाद इनका टर्म खत्म हो रहा है तो वो पोस्ट छोड़ने वो अलग बात है, या इम्पीचमेंट हो रहा है बीच में उनको निकाला जा रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब को खुद रिजाइन दे रहा है तो किसको रेजिग्नेशन लेटर किसको पकड़ाएंगे ये, तो ये पकड़ाएंगे वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। तो यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको एग्जाम में अगर आ गया शॉर्ट MCQs में। फिर है पावर एंड फीचर्स फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन कौन से पावर एंड फंक्शन इनके पास है, तो याद रखिए इनके पास जो जो फंक्शंस है और पावर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, इमरजेंसी पावर है, जुडिशियल है, मिलिट्री है और डिप्लोमेट है। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की तो इसलिए है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं ये, तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है और ये एग्जीक्यूटिव के हेड भी हैं, इसलिए इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। बाकी लेजिस्लेटिव पावर इनके पास क्यों है, तो लेजिस्लेटिव पावर इसलिए है इनके पास क्योंकि जो भी कानून बनता है वो इनके पास आता है साइन होने के लिए, और ये साइन होने का कोई सा बिल भी अगर पास होता है तो पहले इनके पास आता है वो बिल एसेट लेने के लिए इनका, कि इसको पास करना है कि नहीं करना है। तो और जैसे अगर हमारा लोकसभा है, लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर भी इनके पास होता है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन को भी यही एड्रेस करते हैं, यही मैसेज भेज सकते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। तो इनके पास बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेचर के पावर हैं, इसलिए इनको कहते हैं कि एक बस एग्जांपल बताया मैं आपको कि ये सब इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, ये पावर लेजिस्लेटिव भी है इनके पास। इमरजेंसी पावर है इनके पास, इमरजेंसी कभी भी डाल सकते हैं। जुडिशियल पावर इसलिए क्योंकि जब भी किसी का, आप लोग देखे होंगे कि जब किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो एक बार वो प्रेसिडेंट के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए कि अगर वो क्षमा कर दे तो इनका जो फांसी का सज़ा है वो रुक जाए, तो इनके पास जुडिशियल पावर भी है। मिलिट्री पावर क्यों है, क्योंकि ये पहले से आगे बताया जा चुका है कि ये हेड है हमारे आर्म फोर्स के। बाकी डिप्लोमेट्स क्यों हैं, तो डिप्लोमेटिक पावर इसलिए इनके पास क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं हमारे एम्बेसडर को और हाई कमीशंस को जो बाकी कंट्री के होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के, ठीक है। तो इसलिए इनके पास ये सारे पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी और जुडिशियल, मिलिट्री और डिप्लोमेट, ये सारे पावर इनके पास हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे ऑफिसर की, वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है ये इनका जो आर्टिकल है वो 63, ये 63 आर्टिकल से अपना पावर लेके आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में कहा गया है प्रोवाइड्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, साफ साफ ये लिखा हुआ है इसमें, प्रोवाइड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन आता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, MLAs की बात नहीं हो रही, ठीक है। और इसमें आते हैं इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, सब आते हैं इसमें, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंबाइंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके इन पे वोट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट वाले में कौन कौन थे, सिर्फ नॉमिनेटेड टू साइड कर दीजिए, इलेक्टेड MP MLAs प्लस MLA कहाँ के, यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के। बाकी कोई भी MLC से कोई नहीं आएगा और नॉमिनेटेड मेंबर कहीं का भी हो नहीं आएगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में कंबाइंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA की बात नहीं हो रही थी, पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो कंबाइंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे वोट करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट लेस देन 35 ईयर ऑफ एज एंड सेल नॉट होल्ड प्रॉफिट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, कोई सा भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनको होल्ड नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल से आया है, तो आर्टिकल 74 से आया है। 74 आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। क्या कहता है ये, प्रोवाइड्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट के बाद हम कभी प्राइम मिनिस्टर अलग से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आ जाता है। ऐसे याद रख सकते हैं हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर क्यों होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में खूब सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये एक मिनिस्टर है, ये एक मिनिस्टर है, ये एक मिनिस्टर है, ये एक मिनिस्टर, एक ये मिनिस्टर है, ठीक है। तो इन सब मिनिस्टर में कोई एक तो बड़ा मिनिस्टर होगा, तो जो प्राइम होता है, जो मिनिस्टर प्राइम है उसी को हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसको हम प्राइम मान लिए हैं, सबसे बड़ा मिनिस्टर यही है, तो इसको हम प्राइम मिनिस्टर मान लिए हैं, ठीक। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज प्राइम मिनिस्टर टेक ओथ। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जाके ओथ लेते हैं वैसे ही एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होता है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर एलोन कैन कॉन्स्टिट्यूट एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अकेले बिना किसी के राय से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ये पहले क्या करते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद बनाते हैं कौन कौन रहेगा हमारे काउंसिल्स में, और उसके बाद इनका ओथ होता है प्रेसिडेंट साहब के सामने।
प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, इनको एडवाइस करेंगे कि इस आदमी को बनाओ, फलाना को बनाओ, फलाना को बनाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये क्या करता है, इन तीनों को मतलब इन सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ठीक, उसके बाद क्या लिख रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस किस को मिला के बनते हैं, कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में भी 2 होते हैं, किसी के पास एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है और किसी के पास मिनिस्ट्री नहीं होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में भी 2 होते हैं, ठीक है। किसी के पास अपनी एक मिनिस्ट्री को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है उनको, और कोई के पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बन के रहते हैं, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। बाकी एक होता है डिप्टी मिनिस्टर। तो इन सबको मिला के बनता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, इन सबको मिला के बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है, तो ये हैं एडवोकेट, ये हैं गवर्नमेंट के एडवोकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं ये। इनका काम क्या है, पहले इनका आर्टिकल देख लेते हैं, किस आर्टिकल में पाए जाते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पाए जाते हैं आर्टिकल 76 में। इनको बस ऐसे ही नहीं बना दिया गया कि आओ तो हमारा एडवोकेट बन जाओ, ये उनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आपके पास एक लीगल एडवाइज़र होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 76 में है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसी भी एग्जाम में कभी भी 1 नंबर का ये दे देते हैं, छोड़ देते हैं बस धीरे से कि अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है, तो वो आर्टिकल 76 में आता है। बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, कभी ना कहीं ये आ ही जाता है। तो याद रखिएगा 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है इनको, तो अपॉइंट करते हैं इनको प्रेसिडेंट। इनका टर्म कितने दिन का होता है, कितने दिन के लिए बनते हैं ये, क्योंकि तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया हुआ है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया हुआ है ये पावर अटॉर्नी जनरल का, तो इनके पास अपना एक टर्म भी होगा। जैसे प्रेसिडेंट का 6 साल का है, वैसे प्राइम मिनिस्टर का 5 साल का होता है कि ये एक पावर 5 साल तक चलेगी। तो इस तरह से सबका अपना अपना एक टाइमलाइन दिया हुआ है। लेकिन अटॉर्नी जनरल क्या करता है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे चलता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक इसको रखेंगे, जब मन करेगा इनको बाहर निकाल देंगे, किसी और को बनाएंगे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, तो अटॉर्नी जनरल जो करते हैं उनका काम बस है कि लीगल एडवाइस करना गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस करते हैं और साथ में ही क्या करते हैं, ये पूरे कंट्री में, इंडिया में कहीं पे भी जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे खड़े होते हैं कोर्ट में। अगर सपोज़ कीजिए कोई अगर कहीं केस कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी चीज़ पे लेके, तो अटॉर्नी जनरल क्या करेंगे, वहाँ कूद के जाएंगे, कोर्ट में रहेंगे कि पूरे इंडिया में इनको छूटे, किसी भी कोर्ट में जाके गवर्नमेंट की तरफ से जाके वहाँ पे खड़ा हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है इनके पास पावर, कि ये पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं, प्रोसीडिंग में भी जा सकते हैं, कैबिनेट मीटिंग में भी जा सकते हैं, इनको कहीं पे भी बुलाया जा सकता है और बैठाया जा सकता है। तो इनके पास इतना पावर है कि ये कहीं पे भी जाएँ, किसी भी पार्लियामेंट में किसी के हाउस में भी जाके बैठे, कभी कभी इनको कैबिनेट मीटिंग में बुलाया जा सकता है, वहाँ भी बैठाया जा सकता है। ये पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, ये लीगल एडवाइस करते हैं। अब बात ये है कि अटॉर्नी जनरल क्या अकेले होते हैं, लेकिन नहीं, अटॉर्नी जनरल कभी अकेले नहीं होते हैं। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए 2 और इनके पास एडिशनल जनरल होते हैं, जिनको हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो कि 2 होते हैं, जो क्या करते हैं, इनके लॉ ऑफिसर्स होते हैं, ये इनको असिस्ट करते हैं। लेकिन जो मेन होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 में दिया जाता है। तो इतना था हमारा आज के एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और तो नीचे यहाँ कोर लर्निंग है, बस यही कोर लर्निंग है जिसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, बस आप लोग करते हो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना था आज के इसमें टॉपिक में। बाकी जो है हम लोग स्टेट और सेंट्रल रिलेशन अगले वीडियो में देखेंगे। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको यहाँ पे कवर कर दिया गया। इससे ज़्यादा फालतू और कुछ नहीं पढ़ना है। इसको ही पढ़ लेंगे तो भी आपका जो ये वाला पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम आप जाके 7 फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको कवर किया गया है, अगर उसी का दोबारा यहाँ वीडियो बनाऊंगा तो वही सेम चीज़ बताना पड़ेगा फिर से, और टाइम अलग से बर्बाद हो जाएगा। तो उसको वहाँ जाकर देख लीजिएगा और फेडरल सिस्टम को यहाँ कवर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप की। स्टेट और सेंटर में क्या रिलेशन होते हैं, कैसे ये एक नेशन के हार्मोनी को मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि एज ए बीइंग फेडरल, जो हमारा स्टेट है, फेडरल है हमारा कंट्री, और इसलिए इसमें डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है।
तो सेंटर और स्टेट के अपने अपने पावर हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कंट्री है वो फेडरल है, तो इसको चलाने के लिए दोनों के बीच में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिलेशन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा आपस में, तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये भी है कि अगर स्टेट को अपने पावर दिए गए हैं, सेंटर को अपने पावर दिए हैं, फिर भी स्टेट को इतना पावर नहीं दिया गया है कि वो अपने मनमर्जी से कुछ भी करे। कुछ सर्टेन कंडीशन में उसके पास ये पावर है कि वो इस ग्राउंड पे, इस सब्जेक्ट पे वो अपने लॉज बना सकता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशन है। रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें 3 फील्ड में। कौन कौन सा है वो? एक है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि इसमें बस बात कर रहा है लेजिस्लेटिव की, एडमिनिस्ट्रेटिव की और फाइनेंशियल की, ना कि जुडिशियल की। अब जुडिशियल की बात यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल को इंटीग्रेटेड रखा है, ना कि डिवीजन ऑफ पावर में रखा है। ये चीज़ पहले एक बार जब हम लोग साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा चुका है एक बार, तो इसको भी दोबारा यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट करके लिखा भी हुआ है, देयर इज ए नो डिवीजन ऑफ जुडिशियल पावर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हैज़ इस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जो जुडिशियल है उसको सेंटर और स्टेट के पावर से अलग करके रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेशन को लेके कौन सा रिलेशनशिप है। तो इसमें ये बता रहा है कि शेड्यूल 7 में ये दिया हुआ है कि इनके बीच में 3 लिस्ट बांटा हुआ है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। तो स्टेट और यूनियन लिस्ट में क्या है कि यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसपे जो सेंटर है बस वो लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगा। और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर मिलके लॉ बनाएंगे। तो याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट के पास 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट हैं और कॉन्क्यूरेंट में 52 सब्जेक्ट हैं। कभी कभार 1-2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, स्टेट में कौन से हैं और कॉन्क्यूरेंट में कौन से हैं। तो अगर यूनियन की बात करें तो उसमें देखिए कौन कौन से हैं जिस पे सिर्फ सेंटर लॉ बनाता है। वो है डिफेंस, आर्मी, पोर्ट, रेलवे, हाईवे, बैंकिंग, सेंसस, इंश्योरेंस और एटॉमिक एनर्जी। ये कुछ बस दिए हुए हैं, ऐसे तो 100 हैं, यहाँ पे बस कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या देखिए, इसमें पब्लिक ऑर्डर पे लॉ बना सकता है स्टेट, पुलिस पे बना सकता है, पब्लिक हेल्थ है, हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर है, ये एग्रीक्यूरल लिख दिया, एग्रीकल्चर है, ठीक है। फिर है लोकल गवर्नमेंट पे, थिएटर पे, गैम्बलिंग पे। तो इन सब चीज़ पे स्टेट के पास ये पावर है कि अपने लॉ बना सके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर अगर बात करें कॉन्क्यूरेंट लिस्ट की, तो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में देखिए जिस पे दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, स्टेट भी बनाता है और सेंटर भी बनाता है। तो वो है क्रिमिनल लॉ, मैरिज, पॉपुलेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एंड वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, जिसको फैमिली प्लानिंग भी करते हैं हम लोग, और फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, फिर है प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। आज के पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है, आपको बस यही याद रखना है कि कौन सा किस लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये हो गया शेड्यूल 7 के 3 लिस्ट कि किसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट और लिए सेंटर लॉ बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किया हुआ है, ना कि सेंटर में, यूनियन में, ना कि कॉन्क्यूरेंट में, तो ऐसे सब्जेक्ट पे हमेशा सेंटर ही अपना लॉ चलाएगा, सेंटर का पावर ही इस पर माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट में अगर एजुकेशन के ऊपर कोई हमको लॉ बनाना है तो उस पर अपना सेंटर अपना बनाएगा, स्टेट अपना बनाएगा। लेकिन इस ऐसे में क्या होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ए कॉन्करेंट लिस्ट द यूनियन लॉ विल प्रिवेल, मतलब कि स्टेट के लॉ को उस टाइम हटा दिया जाएगा और यूनियन के लॉ को उस टाइम माना जाएगा। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं दिया हुआ है तो उस केस में सेंटर का लॉ चलेगा, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है तो स्टेट के लॉ को हटा के यूनियन के लॉ को वहाँ पे चलाया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर देखा जाए तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, स्टेट शुड गिव अ प्रायोरिटी टू द पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है। आपको अगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है तो सेंटर में जो आप चला रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन, वो आप पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से ही चलाओगे, आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ज़्यादातर प्रायोरिटी आपको पार्लियामेंट को देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको छोटे मोटे चेंजेस ला सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपका हमेशा पार्लियामेंट्री लॉ की तरफ से चलेगा। क्योंकि हमने जब साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़े थे उसमें कि हमारा जो स्टेट कंट्री है वो फेडरल है विथ यूनिटरी बायस है, मतलब कि हमारा जो झुकाव है सेंटर की तरफ है। तो अगर हम स्टेट के अंदर भी लॉ अगर बनाते हैं कुछ भी, तो हमारा जो ध्यान है लॉ बनाने के पहले वो चीज़ हम पार्लियामेंट के लॉ के हिसाब से पहले मैच करेंगे, उसके हिसाब से अपना फिर लॉ बनाते हैं स्टेट में,
ठीक है। कुछ कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो हम पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे लॉ ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट के हिसाब से चलाना पड़ता है, ना कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए पार्लियामेंट में और स्टेट में। ये यहाँ पे कह रहा है। दूसरा कह रहा है स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पेयर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। हमारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको भी देखिए, यहाँ पे ये लिख रहा है कि ऐसा ना हो कि सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर के साथ वो क्लैश कर जाए, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट दोनों में क्रिएट हो जाए। तो एग्जीक्यूटिव और लॉ दोनों को ऐसे रखना है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके साथ हमारा लॉ मैच हो। उसके बाद कह रहा है यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन द मैटर ऑफ रेलवे विद इन स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ मिलिट्री इंपॉर्टेंस। मतलब कि अगर आपके स्टेट, जैसे रेलवे तो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन चलता तो स्टेट के अंदर भी है, तो इसमें ये कह रहा है कि आपका अपना लॉ है, ठीक है, अपना आप बनाइए अपना लॉ स्टेट लिस्ट के अंदर चाहे जो भी है, लेकिन जो चीज़ ऐसे हैं जो है यूनियन का लेकिन चल रहा है स्टेट के अंदर, उस टाइम जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्ट कर सकता है हमारे स्टेट को कि रेलवे के लिए आपको ये लॉ बनाना है अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, और जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम है फॉर द मिलिट्री कम्युनिकेशन उसको भी आपको ही दुरुस्त करना है। मतलब जिस स्टेट में है वो स्टेट उसको दुरुस्त करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए यूनियन सेंटर को डायरेक्टिव कर सकता है। तो हमारा जो रिलेशन है स्टेट का और सेंटर का इस तरह से चलता है ताकि दोनों में कोऑपरेटिव हो सके और कोऑर्डिनेशन हो सके आपस में, ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए। फिर बात करें अगर हम फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल में दो चीज़ है। पहला चीज़ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और दूसरा ग्रैंड इन एड। मतलब कि जो सेंटर कलेक्ट करता है टैक्स और जो स्टेट कलेक्ट करता है टैक्स, इनका आपस में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेंटर कलेक्ट करता है, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं डायरेक्ट स्टेट कलेक्ट करता है, लेकिन स्टेट उस टैक्स को कलेक्ट करके सेंटर को देता है और उसके बाद फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्टेट्स को, ठीक है। तो सारे स्टेट्स पहले अपना कलेक्ट करते हैं टैक्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और उसके बाद वो गवर्नमेंट को देते हैं, मतलब सेंटर को देते हैं। फिर सेंटर क्या करता है उसको स्टेट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन कुछ कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेंटर अपने पास रख लेता है, और कुछ कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो स्टेट के पास पावर होता है कि इसको आप कलेक्ट कीजिए और इसको अपने हिसाब से आप टैक्स पे इम्प्रूव कीजिए, चाहे इसको डिक्रीज़ कीजिए और अपने पास रखिए। तो अगर यहाँ देखें हम सेंटर टैक्स की बात करें तो सेंटर में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इसमें आता है कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आता है कस्टम ड्यूटी टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रांजैक्शन होता है उसका टैक्स, टैक्स ऑन गुड कैरिड बाय द रेलवे, एयर एंड सीज, एंड लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू भी कौन सा, जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। तो ये सारे टैक्स जो आते हैं वो सेंटर कलेक्ट करता है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसमें से जो सेंटर एक्साइज टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है, ये दो सेंटर अपने पास रख लेता है, बाकी इसके अलावा जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो स्टेट्स में। लेकिन स्टेट के पास ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं जो वो अपने पास रखता है, ना कि वो सेंटर को देता है। तो उसमें आता है लैंड रेवेन्यू जो कि एग्रीकल्चर लैंड में है, फिर है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर से होने वाले जो इनकम्स होते हैं उस पर वो टैक्स लगा सकता है। एक्साइज टैक्स है, टैक्स ऑन क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट होता है वो स्टेट के ऊपर। टोल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। तो ये जितने भी टैक्स हैं इस टैक्स को स्टेट कलेक्ट करता है, और सेंटर के पास जो टैक्स थे इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स प्लस सेंटर एक्साइज टैक्स ये सेंटर अपने पास रख लेती है। उसके अलावा जितने भी टैक्स हैं उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट में। तो पूरा आज का जो टॉपिक था इतना ही था, बहुत छोटा टॉपिक है ये। स्टेट और सेंटर के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे समझ में आ गया। 3 चीज़ें बताया गया है, एक लेजिस्लेटिव में बताया गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव में, एक फाइनेंशियल में बताया गया है, ठीक है। और इसमें पूरे लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाला वो ये 3 चीज़ है। और इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस लिस्ट में आते हैं, यूनियन में कौन सा आता है, स्टेट में कौन सा आता है, और कॉन्करेंट में कौन कौन से आते हैं। आपको आज के लेक्चर में बस इसको याद रखना है जो यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो आज हम लोग अपने वीडियो में करेंगे जुडिशियल फ्रेमवर्क। इसको हम लोग कंप्लीट जानेंगे किस तरह से हमारा जुडिक्शन काम करता है और ये किस तरह से फ्रेम किया हुआ है। काफ़ी दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा जो जुडिशियल है वो इंटीग्रेटेड है, ना कि इसमें डिवीजन ऑफ पावर है। जब हम लोग फेडरल कंट्री की बात की है तब हम लोग ये बोले हैं कि जुडिशियल जो है हमारा वो इंटीग्रेटेड है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। तो आज हम लोग इसी बात को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो जुडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में दिया हुआ है जिसमें द यूनियन है, ठीक है। और ये आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है।
इसमें सारे फंक्शन, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, रिमूवल सब दिया हुआ है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं आप अपने जुडिशियल सिस्टम का, तो इसमें कहीं भी आपको किसी भी लेवल पर डिवीजन ऑफ पावर नहीं दिख रहा, इसमें इंटीग्रेटेड दिख रहा। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और इसके ऊपर है हाई कोर्ट, और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सब ऑर्डिनेट है, और उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है, इसके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या कंपोजिशंस क्या है, इसके पावर्स क्या है। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे जिससे अच्छे से याद भी हो सकेगा हम लोगों को। इधर सुप्रीम कोर्ट है, इधर हाई कोर्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन की। तो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें टोटल जज होते हैं 34, जिसमें एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 होते हैं अदर जज। हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो हाई कोर्ट में देखिए एक सिर्फ चीफ जस्टिस होते हैं, बाकी जो नंबर्स हैं जज के वो डिपेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि कितना वो रखना चाहते हैं किसी भी केस में, या हाई कोर्ट में ज़रूरत के हिसाब से हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए किया हुआ है। अमेंडमेंट होकर 34 कर दिया गया है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, बाकी 33 अदर जज हैं। अब बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इसमें दो टाइप के जज हैं, एक तो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे जो नॉर्मल जज होते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग है। पहला देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट साहब कंसल्ट करते हैं पहले अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी। मतलब कि अगर उनको ज़रूरत लगा तो ही वो कंसल्ट करेंगे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ, वरना वो सुपेरिटी देखते हैं कि कोर्ट में सबसे सीनियर मोस्ट जज कौन है, उसको बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इसलिए किया गया ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए ये प्रोसेस को रखा गया कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट कंसल्ट विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना था तो उनसे बड़ा कोई है नहीं कोर्ट में जिससे पूछा जा सके, इसीलिए वो हाई कोर्ट के जजेस से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो, वरना सीनियर जो होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई कोर्ट के जज से बड़ा होता है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसलिए उससे पूछा जाता है। प्लस जिस स्टेट के हाई कोर्ट का जज आपको चुनना होता है प्रेसिडेंट साहब को, वहाँ के गवर्नर से वो कंसल्ट करते हैं। इतना बात आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि हाई कोर्ट के लिए जज के लिए गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से करते हैं ज़रूरत पड़ी तो। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मल जज की, कि नॉर्मल जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटरी। मतलब कि जो नॉर्मल जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना अनिवार्य है, उनसे पूछना ही पड़ेगा, बिना पूछे वो नहीं कर सकते किसी भी जज को अपॉइंट। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं, गवर्नर से पूछते हैं, और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछते हैं, जिस भी स्टेट के वो हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करना है, इन 3 लोगों से पूछते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और हाई कोर्ट में भी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वहाँ पे भी ज़रूरत है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक के लिए उनको हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, या फिर शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या तो 10 साल तक वो वकील रहें किसी हाई कोर्ट में, या तो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज रहें। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ बस एक कंडीशन है कि शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर,
क्योंकि वहाँ तो कोई जज का सिस्टम ही नहीं कि 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज बनेगा तब हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा, ऐसा तो बना नहीं सकते उसको। तो 10 साल तक अगर वो एडवोकेट है तो उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, और अगर 10 साल तक एडवोकेट हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, या फिर 5 साल तक के लिए उनको किसी भी हाई कोर्ट में जज होना पड़ेगा, तब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला ये है कि इसमें देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है नोट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं किया है किसी भी जज के लिए, ठीक है, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर कहीं भी ऑप्शन में आ जाता है कि जज के लिए कोई अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि इतना एज या इतना एज होना चाहिए, तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी एज मेंशन नहीं किया हुआ है किसी भी जज के लिए, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, ठीक है। कब तक होगा, कब तक वो जज रहेंगे इसके लिए है, लेकिन कितना उम्र चाहिए जज बनने के लिए ये नहीं दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं हम लोग टेन्योर की, कब तक कोई जज रह सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अनटिल ही अटेन द एज ऑफ 65, जब तक वो 65 साल के ना हो जाएं तब तक वो जज बन सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे छोड़ सकते हैं अपना ऑफिस, और 65 साल के हो जाएंगे तब उनको ऑफिस छोड़ना पड़ जाएगा, और ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, या फिर ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे इनको हटाया जा सकता है, या फिर वो खुद रिजाइन दे दें प्रेसिडेंट साहब को, या फिर वो 65 साल के हो जाएं। इन तीनों कंडीशन में ही उनको अपना ऑफिस छोड़ना होता है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जज का जो एज है वो है 62, 62 साल की उम्र में इनको अपना रिटायरमेंट दे दिया जाता है, या फिर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे इनको हटाया जा सकता है। अब वो एक लंबा प्रोसेस है पार्लियामेंट में कैसे हटाया जाता है, कैसे क्या क्या ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे इनको हटाया जा सकता है। बिल पास होता है, राज्यसभा में है तो 50 लोगों की ज़रूरत होती है बिल पास करने में सपोर्ट के लिए, लोकसभा का है तो लोकसभा में 100 मेंबर की ज़रूरत होती है। उसके बाद वो चेयरमैन या फिर स्पीकर के पास जाएगा, फिर वो चाहेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसको डिनाई कर देंगे। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर एक कमेटी बनती है जजेस की, उसके बाद वो कमेटी उस पर सर्वे करती है। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अभी आप लोग बस इतना जानिए कि हाई कोर्ट पे 62 साल, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल इतना रहता है, या फिर वो अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को दे दें या फिर उनको पार्लियामेंट से हटा दिया जाए। इतना एक ग्राउंड है जिस पे से इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ज्यूरिडिक्शन पावर की, कि क्या क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या क्या पावर है हाई कोर्ट के पास। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन है, तो उसमें पहला आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी ओरिजिनल पावर। अभी क्या है ये सब बताएंगे, अभी आप लोगों को पहले देख लीजिए क्या क्या है ना। ओरिजिनल हो गया, रिट ज्यूरिडिक्शन हो गया, उसके बाद हो गया एपिलेट, एडवाइजरी, और एक होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये 5 ज्यूरिडिक्शन पावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बात करते हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। तो अगर बात करें ओरिजिनल की तो इसका मतलब ये होता है कि पावर टू हियर इन फर्स्ट इंस्टेंट, यानी कि अच्छा ये जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है ये हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो बस ये क्वालिटी बता रहे क्या होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसमें ये होता है कि कोई भी अगर ऐसा डिस्प्यूट है किसी का भी, तो वो डायरेक्ट पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो डायरेक्ट उसको फर्स्ट इंस्टेंट में सुन ले, ना कि अपील होके, ना कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट में गया फिर हाई कोर्ट में, या इसमें आया पहले हाई कोर्ट में गया फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। लेकिन इस कंडीशन में सब लोग नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, कुछ उसमें क्राइटेरिया है कौन कौन लोग जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। भी हमारा आपसी झगड़ा हो जाए तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले हम हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का जो पावर है वो कौन कौन लेके जा सकता है वहाँ तक, तो कौन कौन से कंडीशन में होता है। तो वो देखिए, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में तो ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनेगा, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन सेंटर और 2 मोर स्टेट में तो उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनेगा, या फिर 2 स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनता है, ठीक है, वहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि अगर कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चलता है, जैसे बहुत जगह चल रहा है, तो इस चीज़ के लिए डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर आता है रिट ज्यूरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल 32 में हम लोग पढ़े थे जब हम लोग पढ़े थे अपना ये फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। तो उसमें ये हम लोग पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में बस ये सब कंडीशन दिया हुआ था कि कौन कौन लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन जब बात होती है फंडामेंटल राइट्स की तो
हमको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये ऑर्डर है कि इस चीज़ के लिए हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बस रिट ज्यूरिडिक्शन में ही ये एक्सेप्शन है कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और एक बात कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जो ज्यूरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट से बहुत कम है। दूसरा है एपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। एपीलिएट का मतलब कि अपील किया हुआ भी ये केस ले सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से आने वाला जो अपील करके आते हैं उसको भी ले सकता है। फिर है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट को ये ऑथोराइज कर रखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज़ पे अपना ओपिनियन ले सकते हैं। तो किसी किसी कंडीशन में ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनको अपना ओपिनियन ना दे, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना ही पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट साहब कुछ पूछते हैं तो। उसके बाद है एक कोर्ट रिकॉर्ड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट्स होता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है एज ए मेमोरी और टेस्टिमोनी, ठीक है, ताकि इसको कहीं पे भी दिखाया जा सके। तो ये सारे पावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर वहीं हम बात करें हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट के पास एक पावर कम है, बाकी सारे पावर हैं, जिसमें इसमें कौन कौन से देखिए, इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है जो भी ऊपर देखिए हम लोग, रिट है, एपीलिएट है और सुपरवाइजरी, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके सुपरवाइजरी का इसके पास पावर होता है। रिट पावर इसके पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है और ये लीगल एक्शन ले सकता है। रिट के अलावा भी कुछ और अगर एक्शन लेना है तो उसको ले सकता है ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो नहीं ले सकता है। इसके पास बस कौन सा पावर नहीं है, तो इसके पास जो एडवाइजरी पावर है वो इसके पास नहीं है। बाकी सारे इसके पास भी वही पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बस इसके पास रिट के मामले में इसके पास पावर ज़्यादा है। बाकी इसके पास सुपरवाइजरी यानी कि लोअर कोर्ट को ही सुपरवाइज कर सकता है। तो इतना था हमारा जुडिशियल फ्रेमवर्क। हम लोग देख लिए इसमें कि किस तरह से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, और पावर देख ली सबका। ज़्यादातर उसमें जो रिट वाला पावर है सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट के पास है। किस तरह से अपॉइंट किया जाता है जजेस को, कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इन सब चीज़ों को याद कीजिए। जो फैक्ट वाला चीज़ है इसमें उसको याद रखिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।